जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। इस अध्याय में अभी तक आपने बखूबी समझ लिया है अमेरिका के तीनों वर्चस्वों के उदाहरणों को। अब हम चल रहे हैं उन्हीं उदाहरणों को विस्तार पूर्वक समझने। आपने खाड़ी युद्ध को समझा, आपने ये समझा क्लिंटन का दौर क्या था, आपने ये भी समझा 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी, आपने ये भी समझा। आपने ये भी समझा अरब आक्रमण क्या है, आपने इराकी आक्रमण को भी समझ लिया। इन चारों उदाहरणों से आपने अमेरिका की सैन्य शक्ति, आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत और ढांचागत ताकत के बारे में बखूबी समझ लिया। अब उन्हीं चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक चल रहे हैं आप समझने कि क्या है इनका मतलब। वहां आपने उदाहरणों के माध्यम से समझा, अब आप चल रहे हैं थ्योरेटिकल माध्यम से समझने इन्हीं चीजों को। सबसे पहले तो आप ये समझते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे वर्चस्व क्या है, वर्चस्व का क्या अर्थ होता है। मैं एक उदाहरण से बात प्रारंभ करूंगा। हम सब एक परिवार में रहते हैं, है ना। हम सब के परिवार में 2, 3, 4 इतने सदस्य तो है ना, उससे ज्यादा भी है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप ये देखते होंगे कि मम्मी और पापा कभी छोटे बेटे या बेटी के नाम से नहीं जाने जाते। उनका संबोधन हमेशा होता है तो किसके नाम से? बड़े बच्चे के नाम से। समझ नहीं बात कि फलाने के पापा, फलाने की मम्मी। कभी छोटे बच्चे के नाम से मम्मी पापा को कभी संबोधित नहीं किया जाता। तो आप ये कह सकते हैं कि घर में एक प्रकार से उस बड़े बच्चे का वर्चस्व होता है, ठीक है। अब आपका नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हर घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर घर की परिस्थिति अलग होती है। तो वैसे ही विश्व राजनीति में भी एक देश है जिसका दबदबा है, जो सच में कह सकता है कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, वो है अमेरिका। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज मैं चल रहा हूं उन्हीं कारणों को बहुत अच्छे से आपके सामने स्पष्ट करने। अगर आपने उन कारणों को समझ लिया ना, आपने विश्व राजनीति को समझ लिया। विश्व राजनीति को समझने का यह सबसे आसान तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले वर्चस्व का अर्थ समझिए, वर्चस्व होता क्या है, क्योंकि जब तक आप वर्चस्व के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप राजनीति को ही नहीं समझ पाएंगे। आपके लिए राजनीति समझनी पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो कोई भी लेगा, रट कोई भी लेगा, लेकिन समझ हर कोई नहीं पाता, न समझाई ही कोई हर पाता। समझाना और समझना जो सबसे बड़ी क्रिया है। तो चल रहे हैं आज उसी चीज को करने कि वर्चस्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से शब्दों को। राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। भारत की राजनीति अभी देखिए आप, भारत की राजनीति आज इस चीज का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नीतीश कुमार, जिनके पास सिर्फ कितने सांसद हैं? 12। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 12 सांसद हैं। टीडीपी के पास कितने हैं? 16 सांसद, तेलुगु देशम के पास। लेकिन वो क्या बन गए हैं? शक्ति के केंद्र बन गए हैं। दोनों गठबंधन उनको अपने में सम्मिलित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो नंबर है वो सरकार बनाने वाले नंबर है,
वो सरकार बिगाड़ने वाले नंबर है। समझ में बात? दोनों ही गठबंधन, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो चाहे वो एनडीए ब्लॉक हो, दोनों ही चाहते हैं कि नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष उनके खेमे में आ जाए, जेडीयू और टीडीपी उनके खेमे में आ जाए और उनके लिए सरकार बनाना आसान हो जाए। तो ये ही है शक्ति। राजनीति शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा हमारा सौरमंडल किसके इर्द गिर्द घूमता है? सूरज के इर्द गिर्द। सूरज के इर्द गिर्द ही क्यों घूमता है? क्योंकि सूरज के पास शक्ति है, सूरज के पास ही एनर्जी है। समझ में आई बात? सूरज ही है वो एनर्जी। और आज मानव समाज में शक्ति क्या है? पैसा। जिसके पास पैसा है उसके इर्द गिर्द पूरा समाज घूमता है, या जिसके पास राजनीतिक ताकत है उसके इर्द गिर्द पूरा समाज घूमता है। समझ में आई बात? तो वही चीज विश्व राजनीति में कौन रखता है हैसियत? अमेरिका रखता है वो हैसियत। विश्व राजनीति में ये हैसियत किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, आगे सुनते हैं। आगे कहता है, किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह की ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हर आदमी की तरह समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। हर आदमी की इच्छा है भाई कि वो ताकतवर बना रहे। समझ रहे हो? राहुल गांधी की भी यही इच्छा है, अखिलेश यादव की भी यही इच्छा है और नरेंद्र मोदी की भी यही इच्छा है कि मैं ताकतवर बना रहा हूं। और उनके समूहों की भी यही इच्छा है कि मैं ताकतवर बना रहा हूं, पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम दे, है ना? हर कोई यही चाहता है, सब कोई यही चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ताकत को नापसंद करे। हर व्यक्ति ताकत को पसंद करता है। दुनिया में कुछ ही चंद लोग होंगे जिनको ताकत पसंद ना हो, नहीं तो दुनिया का हर व्यक्ति ताकत पसंद करता है। हर व्यक्ति, क्योंकि वो जानता है जिसके पास ताकत होती है वही दुनिया का वास्तविक बादशाह होता है, वही दुनिया का वास्तविक कर्ता धर्ता होता है। ये बात समझने वाली है, ये बात जानने वाली है। समझ में बात? घर में जिसके पास पैसे होते हैं सब उसी से बात करते हैं, सब उसी की बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा द सिंबल ऑफ पावर। क्या है? सिंबल ऑफ पावर है। समझ में आई बात? तो ये बात समझने वाली है। ठीक है, आगे सुनिएगा। हम रोजाना बात करते हैं कि पहला आदमी ताकतवर होता जा रहा है या ताकतवर बनने पर तुला हुआ है। विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार कोशिश करते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। ये इन चार मायनों में होती है। कौन कौन सी? पहला है सैन्य प्रभुत्व, दूसरा है आर्थिक शक्ति, तीसरा है राजनीतिक रुतबे और चौथा है सांस्कृतिक बढ़त। और इन चारों मायने में अगर कोई सबसे ताकतवर है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन चारों मापदंडों पर शक्ति के खरा उतरता है। ये बात समझो आप। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप राजनीति को ही नहीं समझ रहे हैं। राजनीति इन्हीं चार मापदंडों पर घूमती है, राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। राजनीति यही है। समझ में आई बात? जिसने इन चार मापदंडों को सही से समझ लिया उसने ये समझ लिया कि राजनीति क्या है। समझ में आई बात? ये बात जानने वाली है। यहां धर्म नहीं आया है कहीं पर, यहां धर्म कहीं नहीं आया है। यहां चार चीजें आई हैं। क्या? सैन्य प्रभुत्व, सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक रुतबा और सांस्कृतिक बढ़त। ये चार बातें आएंगी। धर्म तो बहुत सारे देशों के एक है, लेकिन सबकी ताकत एक जैसी नहीं है। अमेरिका भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, पूरा यूरोप भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, लेकिन जो ताकत अमेरिका के पास है वो यूरोप के देशों के पास नहीं है।
या फिर जो ताकत सऊदी अरेबिया की है वो ताकत ना पाकिस्तान की है और ना ही अन्य इस्लामिक देशों की है। धर्म तो एक ही है ना, लेकिन राजनीतिक हैसियत अलग अलग है सबकी। राजनीतिक हैसियत सबकी अलग अलग है। तो बात को समझिए आप, ये बात आप समझिए। राजनीतिक हैसियत आपकी धर्म से तय नहीं होती। राजनीतिक हैसियत आपकी सेना से तय होती है, आपकी आर्थिक ताकत से तय होती है, आपके राजनीतिक रुतबे से तय होती है कि दुनिया कितनी आपकी बात मानती है। दुनिया कितनी आपकी बात को मानती है और आपकी बात को मानकर आगे बढ़ती है। किसी की हिम्मत है कि अमेरिका कुछ कह दे और उसके खिलाफ चला जाए? कुछ ही देशों की हिम्मत है बस। रूस कर सकता है, चाइना कर सकता है, भारत कर सकता है। भारत इसलिए कर सकता है क्योंकि भारत के पास जो मार्केट इकोनॉमी है ना, वैसी मार्केट इकोनॉमी किसी के पास नहीं है। हम बेताज बादशाह हैं। 1991 के बाद पूरी दुनिया हमसे रिश्ता कायम करना चाहती है, पूरी दुनिया, क्योंकि हम मार्केट के बेताज बादशाह बन चुके हैं। हमारे पास जितनी कंजप्शन पावर है उतनी कंजप्शन पावर दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, किसी भी देश के पास नहीं है। और आज हमारी राजनीतिक हैसियत है कि हम दुनिया के किसी भी देश को अपनी बात मनवा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने सदैव एक अलग रास्ता अपनाया है। हम कभी किसी के पिछलग्गू नहीं बने। इसलिए पाकिस्तान की कोई राजनीतिक हैसियत है पाकिस्तान की? क्यों? क्योंकि पता है कि ये पिछलग्गू है, इसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। ये बात आप समझिए। सेना के मजबूत हो जाने से ही सिर्फ आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं बनती। आप चारों मापदंडों पर एक बराबर होने चाहिए। ताकत एक तरीके की नहीं होती, ताकत 4 तरीके की होती है, और जिसके पास चारों ताकत होती है ना, वास्तविक तौर पर वही ताकतवर होता है। आप बुद्धि से ताकतवर हैं तो ये मत समझिए कि आप ताकतवर हैं। आप पैसे से ताकतवर हैं तो ये मत समझिए कि आप ताकतवर हैं। आप शरीर से ताकतवर हैं तो इसका मतलब आप ताकतवर हैं, ये मत समझिए। आप अगर राजनीतिक तौर पर ताकतवर हैं तो आप ताकतवर अपने आप को नहीं कह सकते। लेकिन जिसके पास ये चारों ताकत है, जंगल का राजा शेर है, ना कि हाथी और ना ही लोमड़ी। चालाक तो लोमड़ी है ना, फुर्तीला चीता है, बड़ा हाथी है, ताकतवर भी हाथी है, लेकिन वो नहीं है। राजा कौन है? शेर, क्योंकि उसके पास इन चारों चीजों का क्या है? बैलेंस। और जिसके पास बैलेंस होता है ना, सच में वो ताकतवर होता है। तो अमेरिका के पास इन चारों चीजों का बैलेंस है, चारों चीजों का बैलेंस है। समझ में आई बात? चारों चीजों में वो बैलेंस्ड है, इसलिए वो दुनिया का ताकतवर देश है। दुनिया का वो ताकतवर देश है। उसने रूस की तरह सिर्फ सेना पे पैसे नहीं लगाए, उसने रूस की तरह सिर्फ सेना पे पैसे नहीं लगाए, उसने अपने आर्थिक तंत्र पर भी पैसे लगाए, उसने अपने सामाजिक तंत्र पर भी पैसे लगाए, और उसने दुनिया को अपने आर्थिक जाल में ढालने में भी पैसे लगाए, जिससे कि दुनिया में उसकी राजनीतिक बढ़त बन सके, दुनिया में उसके पिछलग्गू बन सके, और वो आराम से दुनिया को अपनी शर्तों पर चला सके। उसने किसी से भी दोस्ती इस सोच से नहीं करी कि ये मेरा दोस्त है। उसने आपसे दोस्ती इसलिए करी है जिससे कि मौका पड़ने पे आप उसका पक्ष ले सकें, आप उसका पक्ष ले सकें, आप उसके फेवर में बोल सकें। समझ गई बात? ये है अमेरिका की चाल, ये है अमेरिका का कमाल। समझ गई बात? आगे सुनो।
इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहते तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें, अंडरलाइन करो इस कोट को, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उत्तरार्ध महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित है। जब शक्ति का सिर्फ एक ही केंद्र हो, उसके अलावा कोई ना हो, तो उसे उस स्थिति को वर्चस्व कहते हैं। उस स्थिति को वर्चस्व कहते हैं कि पूरी मार्केट में सिर्फ मेरी दुकान के अलावा कहीं कोई दुकान नहीं, तो ये क्या है? ये वर्चस्व है। पूरे सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सामान लेना है तो सिर्फ मुझसे ही लेना पड़ेगा जो है ये सिर्फ मुझसे ही लेना पड़ेगा। अगर यहां रहना है तो ये जो है ना, रहना है तो मेरे से ही लेना। ये है वर्चस्व, ये है वर्चस्व। समझ में आई बात? ये है वर्चस्व। तो अमेरिका के अलावा आज उतनी बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि चीन उभर रहा है, रशिया भी है, भारत भी है, लेकिन जितनी ताकत अमेरिका के पास है उतनी हमारे पास नहीं है। अमेरिका के पास जो ताकत के साधन है वो हमारे पास नहीं है। हम उस पर डिपेंडेंट हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आई बात? जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का सिर्फ एक केंद्र होता है, उस परिस्थिति को वर्चस्व की परिस्थिति कहते हैं। तो आज दुनिया में ताकत की एक ही व्यवस्था है, एक ही देश है जो ताकत के केंद्र में बैठा है, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसीलिए अमेरिका का इसे वर्चस्व कहा गया है। उसके नाम से ही उसका वर्चस्व दिखाई पड़ता है। उसका नाम यूएसए है, यूएसए, ना कि अमेरिका। अमेरिका तो दो कॉन्टिनेंट्स का नाम है। अमेरिका तो दो कॉन्टिनेंट्स का नाम है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। लेकिन अमेरिका शब्द पॉपुलर किसके लिए है? इस देश के लिए। इस देश के लिए ये नाम पॉपुलर है। उसके नाम से ही उसका वर्चस्व हमें दिखाई पड़ता है, उसके नाम में ही उसका वर्चस्व है। समझ में आई बात? अब आते हैं उसके वर्चस्व के पहले तरीके पर। उसके वर्चस्व का पहला तरीका है सैन्य वर्चस्व। क्या है सैन्य वर्चस्व का अर्थ? चलिए समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी अत्यधिक आधुनिक सेना अमेरिका की है, दुनिया में उतनी अत्यधिक आधुनिक सेना दुनिया में किसी भी देश की नहीं है, आज भी नहीं है। जितना अमेरिका अकेले अपने देश की सेना के विकास पर खर्च करता है, दुनिया के टॉप 10 देश भी मिलाकर उतना खर्च नहीं करते। समझ हुआ? अब इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं। वो अपनी सेना के वेपन्स को बनाने के लिए जितना रिसर्च पे पैसा खर्च करता है, दुनिया का कोई देश नहीं खर्च करता। उसके सैनिक जिस क्वालिटी के जूते, जिस क्वालिटी का कपड़ा, जिस क्वालिटी का खाना खाते हैं ना, उस क्वालिटी के कपड़े, जूते खाने की दुनिया की अन्य सेना कल्पना भी नहीं कर सकती। इतनी गुणवत्ता है उसके सैनिकों में। उसके सैनिकों को जो गुणवत्ता मिलती है ना, उस गुणवत्ता को कोई भी देश बीट नहीं कर सकता। कोई भी देश, ये बात आप जान लीजिए, जितनी गुणवत्ता उसके अंदर है। समझ गई बात? ये बात समझने वाली। उसके सैन्य खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है।
उसका सैन्य खर्च दुनिया का कोई देश कंपीट नहीं कर। जब सैन्य खर्च ही कंपीट नहीं कर पाओगे तो उसकी सेना के बराबर कैसे जाओगे? भाई डाइट बहुत मैटर करती है, सुविधाएं बहुत मैटर करती हैं। आज लड़ाई इसकी नहीं है, आज लड़ाई इसकी है और इसकी है। जिसके पास जितने अत्यधिक आधुनिक हथियार रहेंगे उतनी ही वो आसानी से अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है। समझ में आई बात? आगे सुनिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथिस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। यूनान में इस शहर की, एथिस शहर की प्रभुत्वता को सिद्ध करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलो मैं आपको भारत की राजनीति से ही समझा देता हूं। जैसे कांग्रेस है और जैसे भाजपा है, इन दोनों ही पार्टियों में कुछ ही लोगों का दबदबा है, कुछ ही लोगों का दबदबा है। वो जो कह देंगे वो हो जाएगा। भाजपा में सिर्फ दो लोग हैं। कौन कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह। इनकी बात को कोई भी काट नहीं सकता, कोई माई का लाल काट नहीं सकता पूरी भाजपा में। तो ये क्या है? ये इस पार्टी के क्या है? सुप्रीमो है। इनके पास पावर है। वैसे वास्तविक तौर पे जेपी नड्डा है ना, ताकत तो जेपी नड्डा के पास होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक तौर पे ताकत किसके पास है? यहां पर इन दो व्यक्तियों के पास है। और वहीं कांग्रेस पे आ जाते हैं तो कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में शक्ति के केंद्र में है राहुल गांधी। ना उनकी माताश्री ना उनकी बहनश्री, शक्ति के केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो कह देंगे किसी की हिम्मत नहीं है कि पूरी कांग्रेस में काट दे। तो यह है इन दोनों बड़े दलों में इन तीन लोगों का वर्चस्व है। तो हम कह सकते हैं भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हेगेमनी है और कांग्रेस में हम कह सकते हैं राहुल गांधी की हेगेमनी है, वर्चस्व है। समझ में आई बात? इनकी बात को कोई माई का लाल काट नहीं सकता। समझ में आई बात? कहने के लिए खड़गे जी क्या है? पार्टी प्रमुख है। वास्तविक तौर पर पार्टी का कार्यभार सच में कौन चलाता है? राहुल गांधी। और यहां पर भी पार्टी का कार्यभार वास्तविक तौर पर कौन चलाता है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ना कि जेपी नड्डा। समझ गई बात? ये मैंने आपको उदाहरण समझा। तो उसी प्रकार से जो यूनान था, यूनान में भी बहुत सारे शहर थे, लेकिन शहरों का शक्ति का केंद्र कौन था? एथिस। जैसे रशिया में, यूएसएसआर में कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे ना, लेकिन 15 गणराज्यों में किसका प्रभुत्व था? रूस का। रूस गणराज्य का ही प्रभुत्व था। वही चीज है। अब जैसे कुछ लोग समझ लेते हैं कि जो दिल्ली चाहती है वही पूरा भारत चाहता है, जो दिल्ली चाहती है वही पूरा भारत चाहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। मैं मानता हूं कि दिल्ली भारत का दिल है, लेकिन हर शरीर, हर अंग का अपना अलग महत्व है। हर अंग का अपना अलग महत्व है। अब आज से पहले कुछ दिनों तक ये भी कहा जाता जो यूपी जीतेगा वो दिल्ली जीतेगा। इस चुनाव में तो वो भी बदल गया। यूपी किसी और ने जीता है, लेकिन वो दिल्ली तो नहीं जीत पाए हैं। पर हां, वो एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर जरूर उभर गए। तो ये चीजें, ये चेक एंड बैलेंस, पावर बैलेंस है ये। तो यहां पर भी है, लेकिन अमेरिका की पावर बैलेंसिंग अभी कोई नहीं कर पा रहा है। अगला चैप्टर जो आपका आएगा वो आपको ये जरूर बताएगा कि हाँ, अमेरिका के पावर बैलेंसिंग में हडल्स हैं और नई ताकतें उभर रही हैं। लेकिन सच में
वो जब संगठित है तब अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग हैं तब तो उनकी कोई औकात नहीं है ना। जब तक वो एक संगठन में है तब वो ताकतवर है। जैसे उनका संगठन टूटा, उनकी कोई हैसियत नहीं अमेरिका के सामने। ये बात जान लो, अमेरिका अपने आप में ही ताकतवर है, अकेला ही ताकतवर है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है, अमेरिका ने अपने आप में अपनी चारों ताकतों को समेट रखा है। ठीक है, तो आइए सेना पे बात करते हैं इसकी। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्रबल का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है याद आयशा, जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने उसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। उसकी आत्मा को तो नहीं तोड़ पाया ये, लेकिन उसके शरीर को उसने पंगु जरूर बना दिया। तो उस लड़की की टांग अमेरिका के सैन्य वर्चस्व के कारण है। आपने देखा कि अमेरिका की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। अमेरिका किसी के घर में भी घुस के उसको मार दे, उसके जनता को भी मार दे, आतंकवाद के नाम पर तो दुनिया का कोई देश उसकी सेना से प्रश्न नहीं कर पाता। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन भी उससे यह प्रश्न नहीं कर पाता कि तुमने क्यों मारा, तुमने क्यों अंतरराष्ट्रीय नियमों को ध्यान में नहीं रखा, क्यों तुमने अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करी। कोई नहीं पूछ पाता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो पूछ पाए अमेरिका से कि अमेरिका तुमने ऐसा क्यों किया। है हिम्मत किसी में? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अमेरिका के पास हर प्रकार की ताकत है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो राजनीतिक रुतबा हो और चाहे वो सांस्कृतिक बढ़त हो, सब चीज उसी का है। आगे सुनिए, अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। उसकी सबसे ज्यादा ताकत का आधार उसकी सेना है। सेना आप कह सकते हैं उसकी ताकत की रीढ़ है, ताकत की रीढ़ है जिस पर उसका प्रभुत्व कायम है, जिस पर दुनिया को उसने अपने अधीन कर रखा है। आगे सुनिए, आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से, अंडरलाइन कर लो इस बात को, अमेरिका अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। तो इतनी आधुनिक है उसकी सेना, इतनी आधुनिकता है उसकी सेना में कि वो अपने सैनिकों को बिना खरोच आए दुश्मन की सेना को बर्बाद कर सकता है। इतनी क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, पूरी दुनिया में और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी। ये देखो आप, उसके पास अफ्रीकी कमान है, अफ्रीका में उसका अपना सेंटर है, सैन्य सेंटर है। उसका मध्य कमान है, उसका यूरोपीय कमान है, उत्तरी कमान, पैसिफिक कमान, दक्षिणी कमान। तो आप ये देखिए उसके 6 कमान सेंटर है पूरी दुनिया में, जहां से उसकी सेना पूरी दुनिया पर नजर रखती है। और उसकी सेना चाहे तो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को अचूक निशाना लगाकर मार सकता है, क्योंकि गूगल उसका है और आज पूरी दुनिया गूगल पर रजिस्टर्ड है। पूरी दुनिया गूगल पर रजिस्टर्ड है, उसके सैटेलाइट पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो आप देखिए, यह है अमेरिका की ताकत। अमेरिका जितनी बेजोड़ ताकत किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। और उसकी सेना जितनी ताकत तो किसी भी सेना के अंदर नहीं है। किसी भी सेना, जब मैं बोल रहा हूं तो सच में किसी भी सेना के अंदर नहीं है जो क्षमता अमेरिकी सेना के अंदर है। आगे सुनिए,
अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पसांग के बराबर भी नहीं है, उसके पसांग के बराबर नहीं है। समझ में पर इतनी ज्यादा ताकत है सेना में उसकी, मतलब उसके मुट्ठी या आप उसकी बाजू के बराबर भी नहीं है, उसकी बाजू के बराबर भी नहीं है। उसकी शरीर की तो बात छोड़ो आप, उसके बाजू के बराबर भी नहीं है, या आप कह सकते हो हाँ बाजू सामने, ठीक है, तो उसके बाजू के बराबर भी नहीं है। आगे सुनो, अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी, अंडरलाइन कर लो इसको, अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। अमेरिका से नीचे जितने 12 देश हैं, जितना वो मिलकर करते हैं ना, जितना वो मिलकर करते हैं उतना उससे कहीं ज्यादा अकेले अमेरिका अपनी सेना पर खर्च अकेले करता है। अगर पूरी दुनिया के ये 12 देश अपनी सेना पर 500 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो अकेले अमेरिका अपनी सेना पर 800 रुपए खर्च कर रहा है, अकेले अमेरिका, और वो सब 12 मिलाकर 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, वो अकेला अपनी सेना पर 800 रुपए खर्च कर रहा है। तो आप देख लो अंतर होना तो स्वाभाविक है ना, अंतर होना तो स्वाभाविक है। जिसके बच्चे के ऊपर ज्यादा पैसा लगेगा उस बच्चे की क्वालिटी इनहेंस होना स्वाभाविक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा गरीब का बच्चा तब तो निकल ही जाएगा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो फिर अमीर का बच्चा ही आगे निकलेगा, और नहीं भी निकल रहा होगा तो उसे निकाला जाएगा आगे, उसके अंदर क्वालिटीज को डेवलप कराया जाएगा। समझ में बात? पैसा ये चीज है। अर्जुन कपूर के अंदर चाहे टैलेंट हो या ना हो, लेकिन बाप के पास पैसा है तो ये उसकी गलती भी नहीं है भाई, क्योंकि बाप जिस घर में पैदा हुआ है तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े। चाहे अंबानी के बच्चों में टैलेंट हो या ना हो, उनके अंदर टैलेंट को पुट कराया जाएगा, क्योंकि उनको कुछ काम नहीं करना, उनके लिए उनकी टीम काम करती है। वो हायर कर लेंगे, वो टैलेंट को हायर कर लेंगे, लेकिन मैं और आप नहीं हायर कर सकते, मैं और आप हायर नहीं कर सकते। तो ये है पैसे की ताकत। तो सेना की ये जो बेजोड़ सैन्य ताकत है, इसके पीछे पैसा है। और ये पैसा कैसे कमा रहा है अमेरिका? पैसा वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से कमा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से। जिस YouTube पे ये प्रोग्राम जाएगा, वो YouTube मेरी मेहनत का आधा पैसा खुद रख लेगा और आधा मुझे देगा। और जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जो उससे व्यू जनरेट हो रहा है, जो वॉच टाइम जनरेट हो रहा है, वो पैसा किसके पास जाएगा? वो पैसा सारा का सारा YouTube के पास जाएगा। YouTube कहाँ का ब्रांड है? YouTube अमेरिका का ब्रांड है। मेहनत कोई और कर रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है, प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। समझ गए? यहां लोग उसके प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं और प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। समझ बात समझिए आप। सारे रिसोर्सेज वो हमारे यूज कर रहा है, जमीन हमारी, लोग हमारे, चीजें हमारी, रॉ मटेरियल हमारा, लेकिन प्रॉफिट किसका हो रहा है? सारा का सारा अमेरिका का हो रहा है, क्योंकि कंपनी उसकी है भाई। मैकडॉनल्ड्स उसका है, डोमिनोज उसका है, पिज्जा हट उसका है, समझ नहीं पा रहे? गूगल उसका है, माइक्रोसॉफ्ट उसका है। बात को समझिए। ITC उसका है। इन चीजों को समझिए आप कि अमेरिका की ये जो बेजोड़ सैन्य ताकत है, इसके पीछे पैसा है, और वो पैसा कैसे कमा रहा है। उसके पैसे कमाने के जब तरीके को आप समझ लेंगे, तब आप जान जाएंगे कि अमेरिका क्यों इतना ताकतवर है। ठीक, आगे चलिए। कहाँ गए थे हम?
इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। मतलब जितना अमेरिका अपनी सेना के रिसर्च के लिए खर्च करता है ना, नए नए वेपन्स को बनाने के लिए, नए नए फाइटर प्लेन्स को बनाने के लिए, उतना दुनिया का कोई देश नहीं। पेंटागन उसका रक्षा मुख्यालय है, ये याद रखना, ठीक है। तो उतना कोई नहीं खर्च करता। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। कोई भी जिस टेक्नोलॉजी का यूज अमेरिका अपनी सेना के लिए करता है ना, 10 साल बाद वो दुनिया को वो टेक्नोलॉजी बेचता है और फिर उससे पैसा कमाता है। आपने देखा ना प्रथम खाड़ी युद्ध में, जितना उसने युद्ध में पैसा लगाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा गुना उसने पैसा कमाया। तो ये है अमेरिका की ताकत, अमेरिका की ताकत है ये, समझ में बात। बाद में 10 साल बाद वो अपनी टेक्नोलॉजी को बेचता है। 10 साल से पहले वो किसी को अपनी टेक्नोलॉजी देता नहीं है, किसी को भी नहीं देता, समझ में बात। आगे सुनो, इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्यों जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया है। इराक के उदाहरण से प्रकट है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इस तरह अवरुद्ध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात में जाहिर हुई है, वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था नहीं बहाल कर पाया है। सेना का जो काम होता है, उन 2 कामों में तो वो अभेद है, लेकिन अनुशासन बनाने में वो सेना प्रशासन का काम नहीं करती। सेना का काम होता है मारना और दंड देना या डराना। तो सेना उस काम में अमेरिका की माहिर है। सेना का काम यही है ना, दंड देना, डराना और जान से मार देना। उसका काम प्रशासन करना नहीं है, उसका काम देश चलाना नहीं है, उसका काम डिसिप्लिन मेंटेन करना नहीं है। उसका काम है समाज में एक सुरक्षा की भावना पैदा करना, लेकिन प्रशासन चलाना नहीं है उसका काम। सैन्य प्रशासन से देश नहीं चलता, या जिस प्रकार से सेना चलती है क्या वैसे ही देश चलता है? क्या वही डिसिप्लिन फॉलो होता है? उस डिसिप्लिन को फॉलो कराया भी नहीं जा सकता एक देश में, एक बड़े देश में, एक लोकतांत्रिक देश में तो कभी भी नहीं। समझ में बात? अगर आप लोकतांत्रिक देश में सैन्य तरीके से देश को चलाना चाहेंगे तो देश टूट जाएगा, और इसका उदाहरण यूएसएसआर है हम सबके सामने। सैन्य तौर तरीकों पे देश नहीं चलता, सैन्य तौर तरीके पर सिर्फ सेना चलती है, देश नहीं, कभी भी नहीं। तो यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो प्रशासन को कभी भी बिल्ड नहीं कर पाया है अपनी सेना के बल पर। सेना के बल पर जनता का मन नहीं बदला जा सकता। सेना के बल पर सिर्फ जनता में भय पैदा करा जा सकता है, डर पैदा करा जा सकता है। समझ में बात? कुछ दिनों के लिए, वो भी हथियार कुछ दिनों के लिए ही विरोध को रोक सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। एक बार उन्हें मौका मिलेगा, आपकी सेना को भी गायब कर देंगे, और इसका उदाहरण यूएसएसआर है। समझ में बात? आगे सुनो, अब आते हैं उसके आर्थिक प्रभुत्व पर। यही सच में ये है असली ताकत की जड़। अगर सेना अमेरिका की ताकत की रीढ़ है, तो उसका आर्थिक ढांचा उसकी ताकत की जड़ है। यहीं से उसे पैसा मिलता है, यहीं से वो इन पैसों का प्रयोग करके पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व कायम करता है।
यहीं से, यही उसकी ताकत का सबसे असली स्रोत है। यही है वो चीज जिसके दम पर उसने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा। शैक्षिक संस्थान उसके टॉप क्लास के हैं, सेना से भी वो पैसे कमाता है, सैन्य उपकरण बेच के। दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में पहली, दूसरी या तीसरे नंबर पे उसी की कंपनियां होती हैं, हर चीज में, हर चीज में। आज आप देखिए, आज हर बच्चा क्या चाहता है कि उसके पास कौन सा फोन हो उसके हाथ में? मुंह से बोलो, आईफोन। क्यों? क्योंकि आईफोन इज अ सिंबल ऑफ किसकी? रिचनेस। सिंबल ऑफ किसकी? क्वालिटी, है ना? क्वालिटी का सिंबल है वो, और सिंबल ऑफ रिचनेस है वो, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो आज के टाइम। तो आज आप देखिए कितना आम हो गया है, लेकिन उसके प्राइस में कोई कमी नहीं आई है। 20,000 में नहीं मिलता, वो आज भी 40,000, 45,000, इससे ऊपर का ही फोन है, इससे ऊपर का ही फोन है। आज अमेरिका कमा रहा है ना, पैसे तो कमा रहा है ना उसी से। व्हाट्सअप आप उसका अमेरिका का यूज करते हैं, स्नैपचैट आप अमेरिका का यूज करते हैं, फेसबुक आप अमेरिका का, इंस्टाग्राम आप अमेरिका का, यूट्यूब आप अमेरिका का, गूगल आप अमेरिका का, सब कुछ तो अमेरिका का ही है। हमारा क्या है? हम सिर्फ उस पर कंटेंट डाल रहे हैं और उस कंटेंट से वो 50% कमा रहा है, तो 50 नहीं, वो 60% कमा रहा है, 40% कमा रहा है। मेहनत हमारी, नेट हमारा, पैसा हमारा, समय हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन कमाई किसकी? अमेरिका की। कमाई किसकी? अमेरिका की। गलत है नहीं, पर कोई बोल सकता है? बोल दो, पूरा सिस्टम वो खींच लेगा, तुम्हारा देश ही कोलैप्स हो जाएगा। आज इंटरनेट क्या बन गया है? बेसिक नीड बन गई है हर देश के लिए, और इंटरनेट पर भी उसी का कब्जा है। इंटरनेट पर भी उसी का ही कब्जा है। दुनिया में सबसे ज्यादा उपग्रह किसी के हैं? तो किसके हैं? अमेरिका के हैं, अमेरिका के ही हैं। आप सबका डाटा किसके पास सेव है? अमेरिका के पास सेव है। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे घर पे तो है नहीं, हमारे देश में तो है नहीं, कहाँ है? अमेरिका में है। तो हम सबका डाटा स्टोर्ड है अमेरिका के पास। इसीलिए कह रहा हूं, अमेरिका बेजोड़ ताकत का देश है। उसकी ताकत को बीट कर पाना इतना आसान नहीं है, और चीन के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, रूस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहां से आप अमेरिका को बीट कर पाओगे भाई? कहां से कर पाओगे? मुझे आप बता दो। कर सकते हो? उनके पास है पूरी दुनिया का डाटा। उनको कोई एक्सेप्ट करता है पूरी दुनिया में? कोई नहीं करता। लेकिन अमेरिका को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। तो ये है अमेरिका की बेजोड़ ताकत का राज, ये है उसकी ताकत की जड़। इसमें आप दूसरा उदाहरण समझ रहे हैं, दूसरा वाला। कौन सा वाला? उसका आंद्रेई वाला। आंद्रेई, जिसको पसंद होती है पेंटिंग, लेकिन अपने पिता की जिद के कारण उसे क्या करना पड़ता है? MBA। क्योंकि पिता मानते हैं कि पुत्र ये पढ़ लेंगे तो बिजनेस में मास्टर माइंड हो जाएंगे। आगे सुनिए बात। वास्तव वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूर होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षाकृत हानि उठानी पड़ती है।
प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम करने के लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन सच में फायदा तो आप ही उठा रहे हो ना ज्यादा। आप उस खुलेपन से जितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रहे हो उतना बड़ा मार्केट और कोई कैप्चर नहीं कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके कारण दुनिया के और भी देशों को मौका मिलता है, आपके जैसे ही देशों को मौका मिलता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ही का होता है। आज आप बताओ, वर्ल्ड ट्रेड किस करेंसी में होता है? डॉलर में होता है। तो बेनिफिट किसका है इसमें? अमेरिका का है। अमेरिका पूरी दुनिया को पैसे बांटता है, नहीं बात। अमेरिका निर्धारित करता है कि किस देश की क्या औकात होगी। आई बात समझ में? आर्थिक ताकत किसकी क्या होगी ये निर्धारित करने का काम अमेरिका करता है। समझ में आई बात? तो ये बात आप समझिए, अमेरिका की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं चल सकती, किसी की भी ताकत नहीं चल सकती। ये बात आप समझ लीजिए। और अगर आप नहीं समझ रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। समझ में आई बात? अमेरिका से ज्यादा ताकतवर कोई और नहीं है इस धरा पर। ठीक है, आगे चले, पढ़ते हैं। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आश्रय ऐसी चीजों से है जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को भी उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण हैं। इंटरनेट, इसके माध्यम से वो इंटरनेट के बारे में बताना चाहता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो बेनिफिट अमेरिका को हो रहा है, मैं मानता हूं कि अमेरिका इस इंटरनेट को चलाने में, इस इंटरनेट को रिपेयर करने में एक मोटा पैसा खर्च करता है। लेकिन इस इंटरनेट के माध्यम से जो अमेरिका डाटा पाता है, जो अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करता है, जो अमेरिका अपने कल्चर का एडवर्टीजमेंट करता है, वो तो कोई बताता ही नहीं है। वो भी तो बताइए ना कि अमेरिका जितना खर्च करता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो कमाता है। इसके माध्यम से वो कमाता है कहीं ज्यादा पैसा। आज आप देखिए, पूरी दुनिया इंटरनेट की गुलाम बन चुकी है। बिना इंटरनेट के कि आज हम दुनिया की कल्पना ही नहीं कर पाते। कि आप कल्पना कर पाएंगे? इंटरनेट नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अब तो ऐसा हो गया है, ऐसे तो चल जाएगा, लेकिन सब स्लो डाउन हो जाएगा, सब स्लो डाउन। बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। समझ में आई बात? जो तेजी आई है चीजों के आवागमन में, वो तेजी खत्म हो जाएगी। फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चला जाएगा। आई बात समझ में? और कुछ चीजें तो भूल गए होंगे लोग, और फिर उसे रिवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो आगे सुनो। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है। ठीक है, समुद्री व्यापार मार्ग। समुद्री व्यापार मार्ग पूरा अमेरिका कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पूरा अमेरिका कंट्रोल करता है। तो अमेरिका कंट्रोल करता है तो उससे पैसे भी तो कमाता है ना अमेरिका। फ्री में थोड़ी ना किसी को जाने। वैसे इंटरनेशनल वाटर्स में तो किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा इंटरनेशनल वाटर्स अमेरिका कंट्रोल करता है और उससे पैसे कमाता है। और जो उसको पैसे नहीं देता उसका सामान ही गायब करवा देता है अमेरिका। फिर कहता है तुम्हारी गलती है, तुमने सुरक्षा नहीं ली, तुम्हारी गलती है। गायब अमेरिका नहीं करवाया है, बस आपसे पैसे हटने के लिए ऐसा किए उसने। अगर आप मुझसे सुरक्षा नहीं लोगे, तुम्हारी मौत की नहीं जिम्मेदार। जैसे सामान्य बाजारों में गुंडे होते हैं, सिक्योरिटी दोगे तो तुम्हारी दुकान चलेगी, नहीं दोगे तो नहीं चलेगी। तुम्हारी दुकान बर्बाद होने के फिर तुम्हें जिम्मेदार हो। ठीक है, अगर तुम्हें इस मार्केट में काम करना है, तुम्हें सिक्योरिटी मनी तो देनी ही पड़ेगी, और नहीं दोगे तो काम ही नहीं कर पाओगे। समझ पर
जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुले वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्र व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्ग पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। समझ में आई बात? जो काम पहले ब्रिटेन करता था, अब वो काम अमेरिकी नौसेना करती है। क्योंकि अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का बाप बन गया है। ये एक उदाहरण है। तो अमेरिका इस पर खर्च करता है ना, तो उससे कहीं ज्यादा पैसे भी तो कमाता है, इससे कहीं ज्यादा वो पैसे कमाता है। सिक्योरिटी देने के नाम पर वो दुनिया को कहता है लाओ फिरौती भेजते रहो, फिरौती भेजते रहो, नहीं तुम्हारा इंटरनेशनल बॉर्डर से कब सामान चोरी हो जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तुम्हारा बड़ा सा जहाज कब पानी में डूब जाए तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? मजबूरन दुनिया के हर देश को अमेरिका को चंदा देना पड़ता है। आगे सुनो। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जगत जोड़ता जाल का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंडरलाइन करते चलना, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। इसका आविष्कार अमेरिकी सेना ने किया है। इस चीज का आविष्कार अमेरिका की सेना ने किया अपने बीच में कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा, बहुत दूर दूर अमेरिका में सेना के एरिया होते हैं, तो कम्युनिकेशन करने में बहुत लंबा टाइम लगता था। तो किसी सैन्य अधिकारी ने इंटरनेट का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से वो कंप्यूटर से अपनी बातों को एक दूसरे से साझा कर सके। तो जब अमेरिका ने देखा कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसने इस चीज को पूरे अमेरिका को दे दिया। और फिर उसके माध्यम से जो अमेरिका ने कमाया है ना, वो दुनिया में आज किसी ने भी नहीं कमाया। आज आप उदाहरण देख लो, उसके माध्यम से वो कितना मोटा पैसा छाप रहा है। समय कोई और दे रहा है, पैसा कोई और लगा रहा है, टैलेंट कोई और डाल रहा है, और पैसा कोई और छाप रहा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा? इंटरनेट का ही तो कमाल है ना। आज देख लो, पूरी दुनिया में अमेरिकी प्रोडक्ट्स की धूम है। किसके कारण? इंटरनेट के कारण। आज पूरी दुनिया अमेरिका को बहुत अच्छे से जानती है, अमेरिका को ऐसे सपनों की दुनिया से देखती है। अरे अमेरिका तो सपना है, सपना है, चलो अमेरिका। ये चीज अमेरिका ने इसी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। इंटरनेट उपग्रहों से चलता है, सैटेलाइट से चलता है, और सारी सैटेलाइट्स किसकी हैं? अधिकतम अमेरिका की। तो अमेरिका जब चाहे पूरी दुनिया को स्टॉप कर सकता है। समझ में आई बात? अमेरिका माने पूरी दुनिया का हृदय, पूरी दुनिया का वो हृदय बन गया है। उसके बिना कोई धड़कने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी धड़कन रुकी, सबकी धड़कन रोक देगा, सबकी धड़कन रोक देगा। ये बात जान लो। इसीलिए वो क्या है? वर्चस्वशाली है। अब ऐसा कोई और है? आप खुद सोचो, ऐसा कोई और है? खुद सोचो, है किसी में इतनी क्षमता? अब दुनिया के सब देश अपना अपना इंटरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करते रहो, करते रहो, करते रहो, सफल ही नहीं होने देगा वो इतना अच्छा है कि वो सफल ही नहीं होने देगा। जो करना है कर लो। आगे सुनो। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से
वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर इलाके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है। कितने प्रतिशत की? 21%। किसमें? विश्व की अर्थव्यवस्था में। अगर पूरी दुनिया 100 रुपए कमा रही है, पूरी दुनिया की कमाई 100 रुपए है, जिसमें से 21 रुपए सिर्फ अमेरिका की कमाई है। सिर्फ एक देश की कमाई 21 रुपए है। तो आप देख सकते हो 21 रुपए सिर्फ एक देश के, और 69 रुपए में दुनिया के सारे देश। दुनिया के सारे देश 69 रुपए, सिर्फ 21 रुपए सिर्फ अमेरिका बाबू के। अब बात समझ में आई कि अमेरिका कितना पैसा छापता है? अमेरिका बहुत पैसा छापता है, इसीलिए वो अपनी सेना पे इतना पैसा खर्च करता है, इसीलिए वो खर्च करता है। अब बात समझ में आई कि अभी भी नहीं समझ में आई? आगे सुनो, अगला क्या है? यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। विश्व का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें टॉप 3 कंपनियों में अमेरिका की कंपनी ना हो। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, कोई भी सेक्टर। हर सेक्टर में अमेरिका की टॉप 3 कंपनियों में से एक कंपनी तो जरूर है। आगे सुनो, ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। जो उसने पूरे विश्व को पूंजीवाद का ये जो चादर पहनाई है, खास तरीके के पूंजीवाद की, वही उसकी ताकत का सबसे बड़ा कारण है। वही उसकी ताकत का सबसे बड़ा कारण है। उसी ने उसको ये ताकत प्रदान की है। उसकी ताकत का यही आधार है। ठीक, आगे सुनिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा, अंडरलाइन कर लो ब्रेटन वुड प्रणाली क्या होती है। ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। ये तीनों संगठन अमेरिका की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं। ये बस अमेरिका के, आपने देखा कि जब शॉक थेरेपी का प्रयोग होता है तो यही संस्थान जाकर शॉक थेरेपी को अंजाम देते हैं। उन देशों को समाजवाद से पूंजीवाद में परिवर्तित करने का काम यही संस्थान करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद में क्यों किया परिवर्तित? जिससे कि अमेरिका की कंपनियां वहां जाकर काम कर सके और मोटा मुनाफा कमाकर अमेरिका भेज सके। इसलिए अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। यह विश्व व्यापार से अमेरिकी विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हॉन्टन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। MBA की शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए। अमेरिका से बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल ना हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाम्बू की याद आती है। ढांचागत
वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाम्बू के पिता क्यों जोर दे रहे थे वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर एमबीए की डिग्री ले। इसीलिए क्योंकि एमबीए करने के बाद उसका भविष्य बिजनेस के क्षेत्र में सुरक्षित हो जाएगा। और ये धारणा पूरी दुनिया में किसने बनाई? ये धारणा पूरी दुनिया में अमेरिका ने बनाई। तो शिक्षा को भी बेचकर अमेरिका दबा के पैसे कमाता है। शिक्षा के माध्यम से भी अमेरिका दबा के पैसे कमाता है। गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, गड्डी पे गड्डी, इतना पैसा छापता है। इसलिए तो पूरी दुनिया के 100 रुपए में से सिर्फ अकेले उसके कितने रुपये हैं? 21 रुपये। 21 रुपये। चलिए आज का बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबकी शक्लों पर दिख रहा है। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।